दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपको कहा था, बस ज़बानी देख लीजिएगा। 6 कहाँ था करने, फिर नहीं हुआ। चलें 6 की कैलकुलेशन बताता हूँ। 6000 शेयर्स हैं जो कि 31 दिसंबर 16 की फिगर है। 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16 पे शेयर्स हैं 6000। लेकिन हमें तो साल के शुरू के पता होने चाहिए। चलें ऊपर चलते हैं। 30 नवंबर 16 राइट इशू हुआ था 145। 30 नवंबर को राइट इशू हुआ था। 145 कैसे कैलकुलेट किया होगा? जो इससे ऊपर थे उसको 1/5 किया होगा। ऊपर कितने थे पता नहीं, x थे, 1/5 x किया होगा तो 6000 बना है। x को सॉल्व करें तो 5000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 1000 है। और अगर यूनिटी मेथड आता है तो जितने पहले थे वो 5 थे, एक और इशू किया होगा तो ये 6 होंगे। तो अगर ये 6 हैं तो 5 कितने होंगे? नहीं तो ठीक है, इक्वेशन ही ठीक है। और वापस चलते हैं। 1 जुलाई 16 को 1500 शेयर इशू किए थे, नए शेयर इशू किए थे 1500, तो 5 बने थे। और ऊपर चलें 35 और ऊपर चलते हैं। 1 मार्च को 146, 1 मार्च को 146 बोनस इशू किए थे। जो ऊपर थे उनको 1/6 किया होगा तो ये बोनस आए होंगे। ऊपर कितने थे पता नहीं, 1/6 x किया होगा ऐड तो जाके 3500 बना होगा, तो ये 3000 आ जाएगा। तो ये 500 आना है। अब ये नॉर्मल सवाल बन गया कि 3000 ओपनिंग है, बस अब यहां से सवाल शुरू हो जाएगा। क्या बताया था? जी 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 ऐसी, हाँ रिवर्स ही किया, क्योंकि आपको 6000 ईयर एंड के बताए ना, जबकि हमने तो सवाल शुरू करना है तो हमें तो ओपनिंग भी चाहिए, तो पहले रिवर्स करके चीजें मिसिंग तो ढूंढ लें। अब ये नॉर्मल सवाल बन गया। क्वेश्चन 6 के शेयर्स, इसके बाद फिर वो टेबुलर वर्किंग होगी और डिनोमिनेटर निकलेगा। है? हाँ तो मैंने आपको सिर्फ शेयर निकालने को कहा था, मैंने सवाल को पूरा तो नहीं करने को कहा था, मैंने कहा था सिर्फ शेयर्स डिनोमिनेटर निकालने हैं आपको।
एक IAS है IFRS 5 जो कैफ में नहीं है, CFA 1 में। IFRS 5 ये कहता है, IFRS 5 ये CFA 1 में है, ये कैफ में नहीं है। IFRS 5 ये कहता है कि अगर इस साल आपने टोटल प्रॉफिट 300 मिलियन कमाया है और इस साल में आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज में से कोई एक फैक्ट्री है जो बंद हो गई है, यानी इस साल बस बंद कर दिया उसको, इस साल था उसमें काम लेकिन बस अब बंद कर दिया है, अगले साल नहीं है वो फैक्ट्री, इस साल उस फैक्ट्री से हुआ है काम, कोई ब्रांच थी, कोई फैक्ट्री थी, कोई सिटी ऑपरेशन थे, इस साल वो मौजूद थी, उससे प्रोडक्शन भी हुई, चीजें बेची भी, बिजनेस भी आपने किया, लेकिन अब वो फैक्ट्री बंद हो चुकी हुई है, अगले साल प्रॉफिट इतना ही रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली या कम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई। तो IFRS 5 ये कहता है, ये बात आप दुनिया वालों को बताएं, आप ये बात दुनिया वालों को बताएं कि इनमें से उस फैक्ट्री से रिलेटेड कितना है। उस फैक्ट्री को नाम दिया गया है IFRS 5 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। दुनिया वालों को बताएं कि पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया है उसमें कितना इस फैक्ट्री से था, लेट्स से 35 मिलियन, और कितना बाकी काम से रिलेटेड था, और वो जो बाकी बिजनेस है वो तो चलना है, तो उसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कहते हैं। बाकी 265 ये IFRS 5 का हुक्म है कि इस साल अगर कोई फैक्ट्री बंद की है, कोई ऑपरेशंस, कोई फैक्ट्री, कोई ब्रांच, तो जितना उससे प्रॉफिट कमाया था दुनिया वालों को डिस्क्लोज करके तोड़ के बताएं कि इसमें से कितना है जो उस बंद हुई फैक्ट्री से कमाया था, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि अगले साल ये तो नहीं होगा, इस साल तो हो गया जो होना था फैक्ट्री, अगले साल ये नहीं होगा, ये लोगों को पता चल जाए। ये IFRS 5 की रिक्वायरमेंट है। IFRS 5 नहीं है कैफ में, CFAP में उसकी रिक्वायरमेंट है कि प्रॉफिट्स को 2 हिस्सों में तोड़ के बताना है। इस साल फैक्ट्री थी लेकिन बंद कर दी इस साल, अगले साल वो नहीं होगी, तो लोगों को नजर आना चाहिए कि इसमें से कितना पोर्शन अगले साल वैसे ही खत्म हो जाए। तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस और इसके अलावा बाकी बिजनेस को कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कहते हैं। क्योंकि IFRS 5 ने कहा है ये तोड़ के बताएं, तो IAS 33 कहता है कि आप EPS भी तोड़ के बताएं, क्योंकि बेसिक EPS में न्यूमरेटर क्या है? प्रॉफिट। तो जब IFRS 5 कह रहा है कि प्रॉफिट को तोड़ के बताएं, तो IAS 33 ने कहा जी मैं भी कहता हूं तोड़ के बताएं। EPS 2 बताने हैं आपने, तो आपके सिलेबस में चूंकि EPS है इसलिए आपसे इस हद तक टेस्टिंग हो सकती है। जैसे क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 6 प्रॉफिट फॉर द ईयर 120 है, लेकिन इसमें से 20,000 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है और 1 लाख कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। अगर इस तरह से ब्रेक करके प्रॉफिट बता दिया तो डिनोमिनेटर तो एक ही होगा, लेकिन आप बेसिक EPS 2 निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के वर्ड आपको मिल गए तो आप बेसिक EPS तोड़ के 2 में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन 6 की बात कर रहा हूं मैं, तो बेसिक EPS 2016 की कंटिन्यूइंग के लिए अलग बताएंगे आप और डिसकंटिन्यूड के लिए अलग बताएंगे। डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा क्योंकि शेयर्स तो कंपनी के हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या निकला था क्वेश्चन 6 का अगर किया तो 4465 है, चलो ठीक है 65। डिनोमिनेटर सेम होगा क्योंकि शेयर्स तो कंपनी के हैं ना, लेकिन न्यूमरेटर प्रॉफिट को तोड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूइंग को अलहदा, डिसकंटिन्यूड को अलहदा। तो 1 लाख यहां आएगा और 20,000 यहां आएगा, और इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड किससे में माइनस करें? दोनों में से तो नहीं करना, कंटिन्यूइंग में से कि डिसकंटिन्यूड में से? क्यों कंटिन्यूइंग में से? क्यों? क्योंकि आगे तो इसी में चलना ना, प्रेफरेंस डिविडेंड तो इसी में से माइनस हुआ करेगा, तो वो इसमें से माइनस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आपको कहीं हिंट मिल गया तो उसका हल आपने सिर्फ इतना करना है कि बेसिक EPS आपने 2 टुकड़ों में निकालनी है, कंटिन्यूइंग के लिए अलग, डिसकंटिन्यूड के लिए अलग। डिनोमिनेटर सेम होगा क्योंकि वो तो कंपनी के शेयर में। क्वेश्चन 7 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे।
ये कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूटी वाली बात लिखनी है, नोट करनी है। हाँ हाँ, क्योंकि IAS 33 में है ये बात ना। IFRS 5 नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यूइंग वाली बात तो EPS में हो सकती है टेस्ट। तो अगर हो गई तो फिर आपने बेसिक EPS 2 टुकड़ों में तोड़नी। हाँ जी बिल्कुल, कि ये अब आगे नहीं होनी। अगर क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का जिक्र मिल गया तो आपने ये करना है कि EPS 2 में तोड़नी। क्वेश्चन 7 पढ़ने में करता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन 7 पढ़ लें। हाँ जी ठीक है, बेसिक EPS रिक्वायर्ड है और सवाल में कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग का जिक्र आ गया ना, तो इसका मतलब हमने बेसिक EPS 2 में तोड़नी है। 2015 की भी निकालनी है, कंपैरेटिव भी निकालनी है। क्यों? क्योंकि मना किया वैसे ही नहीं निकालनी, डेटा ही नहीं है, डेटा है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं है 15 का। अगर होता तो EPS भी बाय डिफॉल्ट कंपैरेटिव भी करनी है कैलकुलेट। ये बात मैंने आपको सोसी में बताई थी कि अगर डेटा है और मना नहीं किया तो सोसी बाय डिफॉल्ट कंपैरेटिव भी बननी है। सेम बात EPS के लिए भी है कि अगर डेटा है और आपको मना नहीं किया कंपैरेटिव निकालने से तो कंपैरेटिव भी निकालना। तो इसमें तो डेटा ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। बोनस शेयर्स भी हैं और राइट शेयर्स भी हैं। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 16 कितने? 1 मिलियन। फर्स्ट जनवरी 16 1 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर लिखा तो है, 10 मिलियन शेयर्स। फर्स्ट जनवरी 16 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। फिर आगे क्या हुआ? 40% राइट शेयर्स इशू हुए। अच्छा, अब इसमें ना आपको 2 डेट्स दी हुई हैं। एक है 31 मार्च
जब ये अनाउंस किया कि हम राइट इशू करने वाले हैं, और एक है 31 मई। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने राइट शेयर्स लेने थे वो 31 मई को आके ले गए, फिर एंटाइटल हो गए वो शेयर्स लेने के। तो यहाँ पर कौन सी डेट लिखेंगे? एंटाइटल, क्योंकि अब जब लोगों ने राइट शेयर्स लिए हैं तभी एक्चुअली वो इशू हुए हैं। उससे पहले तो बस लोगों को ऐलान किया था कि राइट शेयर आ जाओ, जिस दिन लेने आ जाओ। जैसे वो क्या हुआ, हाँ वही मैं कहने लगा था, बालों कोड़ियो वाओ चीज बड़ी थी ले जाओ। तो ये अभी आवाज लगी थी 31 मार्च को, शेयर इशू 31 मई को है। तो हमें यहाँ पर कौन सी डेट लिखनी है? 31 मई। तो 31 मई को राइट इशू हुआ 40%, यानी 4 मिलियन। तो ये हो गया 14। जी बताइए, प्रेफरेंस शेयर्स हमने ना ईपीएस के लिए डिनोमिनेटर में लेने होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। मैंने आपको फार्मूला भी लिखवाया है, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। नहीं ऑर्डिनरी नहीं लिखा, ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स। ईपीएस ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने हैं। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए हैं ये तो नहीं बताया कि रिडीमेबल वाले हैं कि इररिडीमेबल वाले हैं। देखें, ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर रिडीमेबल हैं तो उनका तो प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी एक्सपेंस बना हुआ है। इररिडीमेबल होते तो पैट माइनस डिविडेंड। तो ये तो नहीं कहा कि रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है, ना ना ना, नहीं, किसी असम्पशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये बात। जी है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है, इक्विटी से पता चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 शुरू ही कहां से हो रहा है? शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्राइज्ड ऑफ। तो इक्विटी का हिस्सा कौन से होते हैं? इररिडीमेबल, इसलिए इररिडीमेबल है। रिडीमेबल लायबिलिटी होते हैं, इररिडीमेबल इक्विटी होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो इसलिए ये इररिडीमेबल वाले हैं, इसलिए इनको फैट में से करना है लेस। चले आगे, और आगे क्या हुआ? बोनस इशू। ये भी ऐसे ही है, 2 अगस्त को ऐलान किया है, लेकिन जो शेयर लेने वाले हैं वो 31 अगस्त को मिल रहे हैं। तो कौन सी डेट लिखें? 31 अगस्त। कितने बोनस इशू हो रहे हैं? 20%। तो 14 मिलियन का 20%, ये बन गया 16,800। फिर आगे हाँ जी, बस 16 का फुल स्टॉप बस। वो तो 17 में निकल गई ना बात। हाँ जी, इन 31 में और 31 अगस्त की डेट्स में एतराज, और आखिरी वाले को क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि तो 17 में चला गया ना, तो 16 कर रहे हैं महीने। 5/12, 3/12, 4/12। बोनस फैक्टर, ये वाला बोनस 20% है तो 1.2, इधर नहीं, इधर 1.2 और 1.2। राइट फैक्टर 32/, ERP निकालनी पड़ेगी। इकतीस मई को उस वक्त शेयर प्राइस कितनी थी? 25। ये उस वक्त शेयर प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी। 32 थी, तो उस वक्त की 32 और शेयर्स थे 10 मिलियन। राइट इश्यू हो रहे थे 4 मिलियन इस रेट पे 25। TRP का फार्मूला बताया था कल। उस वक्त जितने शेयर्स थे उस वक्त मार्केट प्राइस जो थी, प्लस राइट शेयर कितने हो रहे हैं और कितने पे हो रहे हैं। अच्छा, कितने पे हो रहे हैं ये ना मिल रहा हो किसी को, तो लिखा हुआ है पॉइंट 2 के अंदर, 3 के अंदर कि 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर्स एट 25 रुपए, यानी ये राइट शेयर की इशू हुई एक्सरसाइज प्राइस, और डिवाइडेड बाय 14, 30। तो राइट फैक्टर बन गया 32/30। अभी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठहर जाए, पहले यहां तक देखिए कोई एतराज परेशानी। EPS आसान है मुझे लग रहा है। IS 23 कहा था मैंने, 23 कहा था, 23 मैंने कहा था, बच्चों को मुश्किल लगता है। 8 कहा था, 8 पहले मैंने आना है, फिर IS 8 ने आना है। वैसे बिल्कुल कर सकते हैं। 40% का मतलब है पहले 100 थे फिर 40, ऐसे कर रहे हैं जी। 5 क्या 2 for 5 हो जाएगा 40%। हाँ ठीक है जी, क्या कह रहे हो? 14 ना, नहीं 14, 10 पहले थे, 4 मिलियन और इशू किए तो 14 हो गए। यहां तक डन। अच्छा, अब ना एक पॉइंट है जो मैं इखलाकन एहतियातन बता रहा हूं, छोड़ना चाह नहीं रहा, वो सुन लें। समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये सवाल, ये जो अभी हमने किया है, इस दौर में ये IS होता था FAR 2 के सिलेबस में, और FAR 2 के सिलेबस में एक और IS था, अब भी है, IS 10। IS 10 बताता है कि ईयर एंड के बाद कुछ वाकयात हो रहे हों। ईयर एंड क्या है सवाल में? 31 दिसंबर 16। IS 10 ये है जो आपके सिलेबस में नहीं बता रहा हूं, FAR 2 में है। IS 10 ये कहता है कि ईयर एंड के बाद जो कुछ वाकयात हो रहे हैं उनमें से किनको हमने अभी ही एडजस्ट कर लेना है, किनको नहीं करना है। ये IS 10 के अंदर डिस्कशन है। IS 33 ने IS 10 से एक बात उठाई है कि अगर ईयर एंड के बाद ये बोनस इशू, राइट इशू वगैरह हो रहे हैं, उनके फैक्टर भी इधर ले आने हैं आपने। रिपीट कर रहा हूं, IS 10 के अंदर कवर्ड है ये बात कि ईयर एंड के बाद भी वाकयात हो रहे हैं, उनको भी एडजस्ट कर लेना है। कुछ खासियतें होती हैं उनके अंदर, कुछ शर्तें देखनी पड़ती हैं, लेकिन उनको हमने एडजस्ट कर लेना होता है। ये IS 10 में FAR 2 में पढ़ेंगे आप लोग। ये चूंकि सवाल है ही FAR 2 का और उनके सिलेबस में IS 10 था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट डाल लिया वो उन्होंने। अब ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि आपसे टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इस तरह से कि सवाल बनाते हुए, जैसे IS 33 आपको टेस्ट होना है तो एग्जामिनर कहां से सवाल बनाएगा? हो सकता है कोई CFA 1 का सवाल ढूंढे, नहीं CFA 1 का ही नहीं पूछ लेगा, आपके मुताबिक एडजस्ट करेगा, या FAR 2 में जब टेस्ट हुआ था उसका कुछ सवाल उठा ले, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है सवाल जब ले तो ये पॉइंट पिक हो जाए। वैसे तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, तो एहतियातन बता रहा हूं कि अगर ईयर एंड के बाद की भी कोई बोनस इशू वगैरह आ रहा है ना, यहां तो ना लिखें उसको, यहां नहीं लिखा मैंने, लेकिन उसका फैक्टर जरूर लिख देंगे। अगर ईयर एंड के बाद भी कोई बोनस इशू वगैरह आ गया तो हम टेबल में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका फैक्टर इधर लिख देंगे।
ये चीज आपको टेस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये IS 10 है, वो FAR 2 के सिलेबस का हिस्सा है? नहीं मैं नहीं पूछूंगा नहीं ईमेल नहीं करूंगा। तो इसलिए वो जो 10% बोनस इशू हो रहा है, 20%, 10%, 10%, तो उसका फैक्टर जरूर यहां आ जाएगा। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ EPS? नहीं, अदरवाइज तो उसकी एंट्री नहीं होगी ना, अदरवाइज तो IS 10 फेज में है। तो IS 10 फेज में होने वाला बोनस शेयर इशू नॉन एडजस्टिंग होता है, IS 10 की लिस्ट में था, लेकिन फॉर कैलकुलेशन ऑफ EPS एडजस्टिंग है। कैश का तो हमने वैसे ही यहाँ कोई काम, कैश डिविडेंड का क्या काम है? हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको आप में से जो लोग इसको इग्नोर करना चाहें कर दें, कोई बात नहीं, ये मुझे उम्मीद नहीं है कि FAR 1 लेवल की चीज़। वो तो मैंने IS 10 का पीछे पूरा बैकग्राउंड है कि क्या एडजस्टिंग है क्या नॉन एडजस्टिंग है, तो इसलिए इसका जवाब नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए भी, वो IS 10 का ही जवाब होगा। अगर ईयर एंड के बाद कोई बोनस इशू आ गया, राइट इशू आ गया, तो उसका फैक्टर आप जरूर कंसिडर कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा टेस्ट। क्या EPS कैलकुलेशन के लिए एडजस्टिंग होता है? वैसे नहीं है, EPS कैलकुलेशन के लिए एडजस्टिंग, यानी वैसे इसकी अकाउंटिंग नहीं होती। IS 10 फेज के अंदर आप वो नॉन एडजस्टिंग की मिसालों में देखना जाके, उसमें शेयर, मेजर शेयर ट्रांजेक्शंस, वो नॉन एडजस्टिंग था। EPS की कैलकुलेशन के लिए मैंने वो किताब में जो IS 10 लिखा हुआ है उसमें तो मैंने पॉइंट उड़ाया हुआ है, लेकिन आपको ओरिजिनल IS 10 दिखा दूंगा। EPS कैलकुलेशन के लिए एडजस्टिंग होता है। नहीं, मैं अभी क्लास के बाद आना दिखाता हूँ IS 10 में। मैंने अपनी बुक में वो एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, IS 10 में है। अभी FAR 1 नहीं, एडजस्टिंग पे ना करें बात जी। क्या चीज? हाँ 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 यार, आप लोग रहने दें इसको, छोड़ दें, पॉइंट छोड़ दें, इग्नोर करें इस 1.1 को इग्नोर कर दें। अभी लिखा हुआ है कैलकुलेट जरूर करके दे दें मुझे, वैसे आप ये पॉइंट इग्नोर कर दें, कैलकुलेट जरूर कर दें। दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस this into this into this into this, this into this into this, 6 1 1 6 6 4 अनटाइटल भी हो ही जाना है, वो तो उसकी चूंकि डेट यूज नहीं करवानी थी इसलिए एंटाइटलमेंट डेट नहीं बताई, वरना हो ही जानी थी वो। ये जिन लोगों को भी ये ग्रीन वाली बात समझ आई है ठीक है रख लें, नहीं समझ आई इग्नोर कर लें, ये नहीं होगा टेस्ट। आप न्यूमरेटर निकल आया, लेकिन न्यूमरेटर के लिए हमें बेसिक EPS 2 में तोड़नी पड़ेगी। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग और डिसकंटिन्यूड अलग। कंटिन्यूइंग का पैट कितना? 765। इसमें से क्या माइनस करूं? इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड 4 मिलियन का 10% या 40 मिलियन का 10%। डिविडेंड परसेंटेज किस पे लगनी है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू 40 मिलियन रुपीज है, 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपए ईच, तो 40 मिलियन रुपीज डिविडेंड परसेंटेज अमाउंट पे लगनी है। 40 मिलियन रुपीज का 10%, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 16.65 मिलियन, 45 पॉइंट, और डिसकंटिन्यूड का न्यूमरेटर 155। इसमें से भी माइनस 4 करूं, 16.65 3 1।
अभी क्वेश्चन 7 डन। अच्छा अब एक काम करें, ये जो आपने कॉपी से नोट्स लिए हुए हैं इसमें बेसिक ईपीएस के लेक्चर नोट्स, क्लास नोट्स में आए। बेसिक ईपीएस के क्लास नोट्स ये जो भी अब तक यहां पढ़ाया लिखाया मैंने उसको ना फिर भी एक नोट्स की शक्ल में बना दिया कि इनकेस जिन बच्चों से नोट लिखने में मसला हो। इसमें एक तो यही बात आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है, जो ऊपर मैंने टॉप पे स्कोप में 2 बातें लिखी हुई हैं। IS 33 बेसिक लेक्चर क्लास नोट्स में आए, टॉप पे स्कोप में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये बात आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ये IS किन के लिए है? लिस्टेड कंपनीज के लिए, या वो जिन्होंने लिस्टिंग अप्लाई की हुई है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात है तो FAR 2 की चीज कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लेकिन एमसीक्यूज की हद तक आपसे पूछा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट बस एमसीक्यू की हद तक याद कर लें कि अगर कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है, कंसोलिडेटेड भी बनाती है। कंसोलिडेटेड क्या होती है? ये FAR 2 की चीजें होती हैं कोई कंसोलिडेटेड, तो उनमें से IS की तरफ से बस एक में ही वो प्रेजेंट करेगा ईपीएस। ये पॉइंट 1 और 2 आप सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी लिस्टेड है या लिस्टिंग उसने अप्लाई की हुई है उस पे ही IS लगेगा। और पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी अपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और कंसोलिडेटेड भी बनाती है, कंसोलिडेटेड क्या होती है FAR 2 में पढ़ लेंगे, इन दोनों में से किसी एक में उसने ईपीएस शो करनी होती है। ये एमसीक्यू की हद तक ये दोनों पॉइंट है। फिर उसके नीचे मेजरमेंट में आ जाए। अच्छा मैंने ना ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईकेप की बुक में, वैसे तो आईकेप ने बुक से चैप्टर उठाए CFF से कॉपी कर दिया बगैर सोचे समझे, लेकिन उसमें पेरेंट्स के वर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वर्ड आपको मैं बता। एक कंपनी अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही है और वो कंसोलिडेटेड भी बना रही है तो उसको पेरेंट कहते हैं। ये पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये FAR 2 की चीज है, बस नाम आप याद रखते हैं, एमसीक्यू में हो सकते हैं। तो उस कंपनी को पेरेंट कहते हैं जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही होती है और कंसोलिडेटेड भी बना रही होती है। तो इसलिए एमसीक्यू में कभी ये नाम आए तो आपको पता हो। अच्छा इन नोट्स में ये मैंने फार्मूला वही लिखा हुआ है, फिर न्यूमरेटर तोड़ के बता दिया। एग्जाम नोट का डब्बा देखें तकरीबन पेज के दरमियान में, इसमें ये नेट ऑफ टैक्स वाली बात तो भी समझाता हूं ठहर के। नेट ऑफ टैक्स के वर्ड के अलावा ये एग्जाम नोट वाला डब्बा पढ़ लें। तकरीबन पेज के मिड में एग्जाम नोट का एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें नेट ऑफ टैक्स का वर्ड अभी नहीं समझाया, उसके अलावा बाकी पूरा डब्बा पढ़ लें कि जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है जो हमने न्यूमरेटर में पैट में से माइनस करना है, पैट में से माइनस ये, इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो सिर्फ तभी माइनस करना है अगर डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव हैं तो डिक्लेयर हुए हैं नहीं हुए हैं फिर भी माइनस करना है। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया इसमें क्या लिखा हुआ था अंग्रेजी में, कौन से प्रेफरेंस शेयर थे? क्यूम्यूलेटिव, इसलिए माइनस करना ही करना था। अगर नॉन क्यूमुलेटिव लिखा होता तो फिर सवाल वाला बताता कि डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ। चूंकि क्यूमुलेटिव का वर्ड लिखा था इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। रीजन ये है कि नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड तो मैनेजमेंट की मर्जी है देना दें, डिक्लेयर करेंगे तो देंगे, क्यूमुलेटिव तो देना ही देना होता है, इसलिए वो तो माइनस होना ही, वो तो पैसे साइड पे होना ही होने। क्या नहीं इररिडीमेबल। एग्जाम नोट का डब्बा कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर सवाल में नॉन क्यूमुलेटिव दिए हुए तो डिविडेंड डिक्लेयर होना बताया होगा तो यहां से माइनस करना, नहीं बताया तो नहीं माइनस करना, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव का हुआ है तो फिर माइनस करना ही करना। ये लिखा हुआ है एग्जाम नोट में। दूसरे पेज के ऊपर ये बॉक्स बना के वही है जो मैं आपको कल एडजस्टमेंट सारी बता चुका हूं, बोनस की, राइट की,
स्प्लिट की, कंसोलिडेशन की, ये कल मैं सब बता चुका हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट एक हेडिंग दी हुई है दूसरे पेज पे। ये IAS 10 वाली बात मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आपको ये नया समझ आए तो छोड़ दें बेशक। ये हरी वाली बात मैंने वहां बताई है दूसरे पेज पे, सेकंड लास्ट हेडिंग, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। ये मैंने ये हरी वाली बात वहां लिखी है, लेकिन जिनको इग्नोर करनी है कर देनी ही होगी टेस्ट है, हो सकती है वैसे, लेकिन वही बात है कि IAS 10 है तो नहीं होनी चाहिए। पार्टली पेड शेयर्स ये पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन चूंकि एग्जिस्ट करते हैं, IAS 33 में इनका जिक्र है, तो ये भी टेस्ट हो सकता है। ये समझ लीजिए क्या है। पार्टली पेड शेयर्स होते हैं, पेड और कैपिटल क्या होता है? जो शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आ गए, पार्टली पेड। अगर इस सवाल में पाकिस्तान में नहीं होता, इसलिए सवाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन IAS का सवाल है तो हो सकता है हो। ये जो 4 मिलियन शेयर्स हैं, अगर इनके बारे में कहा होता कि अभी इनके 50% पैसे आए हैं बस, तो हम यहां लिखते ही 2 मिलियन। ये है इसके अंदर लिखी हुई बात कि अगर पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो जितनी पेमेंट हुई भी है उस हिसाब से शेयर्स लिखने बस। पाकिस्तान में चूंकि होते नहीं है, इसलिए ICAP के क्वेश्चन में भी नहीं होने चाहिए। बेसिक EPS खत्म। बेसिक EPS यही है, सवाल भी काफी कर लिए बहुत है, और बेसिक EPS डन। ये जो बेसिक EPS के मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो आपके पास हैं, इसमें क्वेश्चन 5 वो लोग कर लेना बस जिन्होंने FAR2 पढ़ा हुआ है, नॉलेज के लिए बस, एवं बाकी क्वेश्चन 5 छोड़ देना, और बाकी ये बस हो गया डन। बेसिक EPS बस। डाइल्यूटेड EPS, डाइल्यूटेड EPS के सवाल में बेसिक EPS तो कैलकुलेट करवाई ही होगी। इन नोट्स में डाइल्यूटेड EPS वाले क्लास नोट्स खोलिए, डाइल्यूटेड EPS वाले क्लास नोट्स। अच्छा, ये EPS ये इंशाल्लाह मंडे को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद के लिए मंडे को क्लास है, उसके बाद के लिए ध्यान से सुने। ऑनलाइन वालों को अलग बताऊंगा, फिजिकल वालों को बता रहा हूं। पहले 2 टॉपिक हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक रेशियोज। इनके नोट्स वो मैंने कॉपियर को दे दिए हैं, वो आप लेते जाएं चाहिए तो, और अभी आपके ग्रुप में भी भेज देता हूँ। इनके लेक्चर्स एक प्ले लिस्ट की शक्ल में बन के यूट्यूब पे, उसकी हेडिंग में डलवा दूंगा हज हॉलीडेज लेक्चर्स, ताकि वो लिस्ट उसके अंदर ही हो। वो आप लोगों को मैं, कोशिश तो मेरी आज की है, देखता हूँ इन्होंने पूरा काम किया कि नहीं किया, वो लिंक आपको मैं मैसेज भी करवा दूंगा, ताकि आपको पता हो कि वो हज हॉलीडे लेक्चर्स वो पूरी प्ले लिस्ट है। 2 चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रेशियोज। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने वापस आके एक लेक्चर तो लगाना है, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड लास्ट टाइम शामिल हुआ था। लास्ट टाइम पहली दफा शामिल हुआ था, उसके लिए कोई प्रैक्टिस मटेरियल खास नहीं था। ICAP की बुक में एक फॉर्मेट था, बस मैंने वो फॉर्मेट ज़बानी डिस्कस किया था। इस दफा एक सवाल आया, चलो एक प्रैक्टिस मटेरियल और आ गया, तो वो सवाल वापस आके मैं करूंगा। यानी नॉन प्रॉफिट पे एक क्लास तो मैंने लाजमी वापस आके करनी ही है। उसके अलावा जो मैंने आपको ऑफर की थी, वो मैं पहले तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बेस्ट एफर्ट करके यूट्यूब वाले लेक्चर से ही सीखें। ये ऑफर बेशक है कि अगर आपको लगे कि नहीं वो चैप्टर पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा, मैंने पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका नुकसान उसमें ये है कि आप अभी वाला टाइम कौन सा अच्छा यूटिलाइज कर लेंगे, फिर आगे मजीद आप 12 दिन आगे बढ़ाएंगे,
तो इसलिए पहली एफर्ट बेटा आपकी यही हो कि आपने वो लेक्चर सीखने की नीयत से करने, सीख लेंगे, इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है उसमें। फिर भी अगर कोई 10-15 बच्चों ने ये फाइनल किया, एक नहीं कोई 10-15 कम से कम लोग हों जिन्होंने ये डिसाइड किया कि दोबारा पढ़ना है, हम पढ़ने को तैयार हैं 25, 15, 16 अगस्त तक मैं पढ़ा दूंगा। ये टॉपिक्स आप यूट्यूब से देख रहे होंगे, बाकी आके मैंने वापस जब ज्वाइन करना है तो जो 4 चैप्टर रहते हैं वो वापस आके होंगे। 3 रहते हैं, 3 है शायद, हाँ ये 8 है, एरर्स और कैश फ्लो। तो ये हो गया फिजिकल वालों के लिए। ऑनलाइन वालों के लिए ये यूट्यूब वाली बात ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं होती है। आपके मैं सारा कुछ पोर्टल पे रखूंगा, और मैंने किया इनफैक्ट ये है कि उस पर मैंने साथ लिख दिया है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट सेशन के लेक्चर, रेशोज लास्ट सेशन के लेक्चर, तो आपके पोर्टल के ऊपर ये अवेलेबल है। और ऑनलाइन वालों के लिए ये मैं कल परसों ही सारे अवेलेबल कर जाऊंगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आपने उनको अगले 20 दिनों में कब सुनना है, वो आपकी मर्जी है। आप लोगों के लिए मुमकिन है आज कल में ही वो लिंक आपको फॉरवर्ड करवा जाऊँ, वो आपकी मर्जी है कि आपने सारे इस वीक में सुनने हैं, ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद सुनने हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी नसीहत ये है कि आप अभी ही फ्लो में चलते हुए कर लीजिएगा। अगर आपने ये कहा बाद में कर लेंगे, फिर आपसे वो बाद में नहीं होने। लेक्चर्स टोटल 9 हैं उसके नॉन प्रॉफिट के, और 5 या 6 हैं उसके, 14 है टोटल, ठीक है जी। और उनके जो मैंने ये जो कॉपियर के नोट्स रखवाता हूँ वो मैं आपको भी ग्रुप में भी भेज देता हूँ, लेकिन कॉपियर को मैंने भेज दिए हुए हैं। डायल्यूटेड ईपीएस क्लास नोट्स पे आ जाए। दो टर्म्स समझा रहा हूं, फिर मैं नोट से पढ़ाता हूं। ये 2 टर्म्स समझ लें। एक होती हैं शेयर ऑप्शंस, शेयर वारंट्स भी कह सकते हैं हमको। ये शेयर ऑप्शन समझ लें क्या चीज है। शेयर ऑप्शन ये है कि कंपनी ने किसी इंडिविजुअल को एक कागज लिख के दिया, उस कागज पे लिखा हुआ है कि होल्डर के पास राइट है टू परचेज शेयर फ्रॉम कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। राइट शेयर से थोड़ी डिफरेंट चीज होती है, ये मिलती जुलती चीज है, लेकिन राइट शेयर से डिफरेंट चीज है। राइट शेयर में तो लाजमी नए शेयर इशू हो रहे होते हैं। शेयर ऑप्शंस के अंदर वो कंपनी को कह सकता है मुझे शेयर चाहिए, कंपनी हो सकता है उसको मार्केट से खरीद के दे दे, जरूरी नहीं कि नए शेयर इशू करे, मार्केट से भी खरीद के दे सकती है, नए भी इशू कर सकती है। तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीज जरूर है राइट इशू से। शेयर ऑप्शन एक कागज है, जिस तरह मुख्तलिफ शॉप्स के डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं। वो क्या होता है जी, मतलब एक डिस्काउंट 500 रुपए का डिस्काउंट वाउचर है। हाँ, तो अगर हम वहां से 2000 रुपए की चीज खरीदेंगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट वाउचर दें तो 500 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। तो शेयर ऑप्शन भी कुछ इसी तरह की डिस्काउंट वाउचर चीज समझ लें। कंपनी ने किसी को भी, कोई भी रीजन हो सकती है, कोई प्लांट खरीदा, उनको कहा कि इतने पैसे ले लें, इतनी ऑप्शन ले लें, बिल्डिंग खरीदी, इतने कैश ले लें, इतनी शेयर ऑप्शन ले लें। उस कागज जिसके पास है उसको होल्डर कहते हैं कि वो ऑप्शन होल्डर है। उसको क्या फायदा, उसको शेयर सस्ता खरीदने की ऑफर मिल रही है। वो ये ऑफर एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा उसकी अकलमंदी है। कब करेगा एक्सरसाइज करने का मतलब है कागज ले जाएगा कंपनी के पास, पैसे देगा और शेयर ले लेगा। तो वो कब करेगा ये एक्सरसाइज, किन हालात में करेगा? जब मार्केट प्राइस ज्यादा हो तो उसको फायदा नजर आएगा तो करेगा ना। यानी इसमें मिसाल के तौर पे कंपनी ने जिसको भी ये ऑप्शन दी उसको कहा कि तुम 40 रुपए देना, हम तुम्हें शेयर इशू कर देंगे। मार्केट में शेयर ही 32 रुपए का ट्रेड हो रहा है, तो वो जाएगा कंपनी के पास? नहीं। मार्केट में शेयर 60 रुपए का है, फिर जाएगा, और कंपनी इनकार नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी के लिए बाइंडिंग है। होल्डर की मर्जी, चाहे तो वो कंपनी के पास जाए चाहे ना जाए, ऑप्शन है उसके पास। अगर चला गया तो कंपनी बाउंड है कि 40 रुपए लेके उसको शेयर इशू करे। तो ये तभी जाएगा कंपनी के पास जब मार्केट में रेट ज्यादा चल रहा होगा, तो कंपनी के पास जाके 40 देके शेयर ले लेगा। इनको शेयर ऑप्शंस कहते हैं। क्या? नहीं, पार वैल्यू नहीं है। हाँ, ये इन्होंने कागज पे लिख के दे दिया कि आपको 40 रुपए के ऊपर हमने ऑप्शन दे दिया, डिस्काउंटेड एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, यानी 10 रुपए से कम नहीं।
कोई यकीनन अट्रैक्टिव ऑफर होगी तो लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें। तो शेयर ऑप्शन एक एग्रीड प्राइस के ऊपर शेयर खरीदने की ऑफर दे दी कंपनी ने। अब जिसके पास ये ऑप्शन मौजूद है वो इस ऑप्शन का होल्डर कहलाता है, उसके पास राइट है वो जब भी चाहे कंपनी के पास जाए 40 रुपए दे और शेयर ले ले। कंपनी को क्या फायदा है? ये ना IFRS 2 एक टॉपिक है CFA 1 का, उसकी 1-2 मिसालें दे देता हूँ। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कहती है कि आप साल 2 साल अच्छी मेहनत कर लें, उसका इनाम हम आपको शेयर ऑप्शन दे देंगे। तो शेयर ऑप्शन देने से अभी फौरन पैसे नहीं जा रहे होते, तो कंपनी का फायदा हो जाता है कि बंदा भी खुश, पैसे भी कोई नहीं गए, और फिर दुआ करते हैं अल्लाह करे कल को ना आए वो, तो कंपनी के पैसे बच जाते हैं। इसी तरह बिल्डिंग खरीदी, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, उसको कहा पैसे थोड़े हैं, ऐसा करो तुम इतने पैसे ले लो, इतनी ऑप्शन ले लो। तो ये कंसिडरेशन होती है, कंपनी को फायदे होते हैं इसमें। तो वो तो फिर जिसको ये शेयर ऑप्शन दे रहे होंगे। अच्छा अभी ना आपको ये समझा रहा हूँ कि शेयर ऑप्शन है क्या, शेयर ऑप्शन कंपनी क्यों देती होगी और जिसको दे रही है वो क्यों ये ऑप्शन ले रहा है। यकीनन कोई ना कोई दोनों के फायदे होते होंगे तो ले रहा है। जैसे मैंने मिसाल दी, एम्प्लॉइज को दे दी शेयर ऑप्शन, बिल्डिंग खरीदी उसको शेयर ऑप्शन दे दी, और जो शेयर ऑप्शन ले रहा है उसको कोई फायदा नजर आता है तो ले रहा होता है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो शेयर ऑप्शन है वो है क्या, क्योंकि मैं इसका IAS 33 में इस्तेमाल कराने लगा हूं। शेयर ऑप्शन एक टर्म है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल के साथ आगे कुछ और वर्ड हो सकता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो सकता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन उससे पहले कन्वर्टेबल का वर्ड होगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये मैं एग्जांपल से बता देता हूं। अगर एक 100 रुपए का कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टेबल, investor has a right to receive cash of ₹100 or convert each debenture into 5 ordinary shares। ये कन्वर्टेबल डिवेंचर का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक 100 रुपए का कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो इन्वेस्टर के पास हक है कि वो चाहे तो कल कैश वापस ले ले, और चाहे तो कैश लेने की बजाय डिवेंचर्स देके कैश वापस ले ले, चाहे डिवेंचर्स देके 5 शेयर्स ले ले। क्या जी? नहीं, 5 कंपनी के 5 शेयर्स। अब अगर वो 5 शेयर्स मार्केट में 140 रुपए के वर्थ के हैं तो वो यकीनन इस ऑप्शन पे जाएगा। अगर ये 5 शेयर्स टोटल मार्केट में 75 रुपए के वर्थ के हैं तो वो यकीनन इस पे जाएगा। तो कन्वर्टेबल में इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होती है कि कल जब पैसे वापसी का टाइम आएगा तो चाहे तो वो पैसे ले जाए, चाहे वो इतने शेयर्स में कन्वर्ट कर ले। अच्छा ये 5 हमेशा 5 होंगे? नहीं, कंपनी ने ऑफर की होगी, ये तय होगा भारत। कब? जब रिडेम्पशन होगी, जब लोन वापस करना होगा तो इन्वेस्टर के पास राइट होगा कि जब रिडेम्पशन का वक्त आए, रिडेम्पशन लोन वापसी को कहते हैं, तो चाहे तो वो पैसे वापस ले ले और चाहे तो पैसों की जगह शेयर्स ले ले। कितने शेयर्स ये कंपनी ने तय किया होगा। क्या करेगा इन्वेस्टर? मार्केट देखेगा, जिसमें ज्यादा फायदा लगेगा यकीनन वही करेगा। इनको कन्वर्टेबल्स कहते हैं। रीपेमेंट, जब लोन वापसी, जैसे अगर ये 100 रुपए का डिवेंचर है 10 साल का, तो जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो इन्वेस्टर के पास हक होगा कि 10 साल बाद चाहे पैसे वापस ले ले, चाहे वो इतने शेयर ले ले। ये 5 जो है ना, मैंने मिसाल लिखी है, कंपनी ने ये तय किया होगा के साथ एग्रीमेंट में कि आप चाहे तो पैसे ले लेना, चाहे इतने शेयर ले लेना। तो ये तादाद कंपनी ने शुरू में ही तय की होगी। नहीं,
10 साल में इंटरेस्ट तो जा ही रहा होगा, 10 साल बाद अब पैसे भी तो वापस लेने थे ना प्रिंसिपल, तो उसके लिए उसको कहा हुआ है कि चाहे प्रिंसिपल कैश वापस ले लो, चाहे उसकी जगह शेयर ले लो, इंटरेस्ट तो मिल रहा होगा अलग। ये अल्टीमेट पैसों की वापसी की बात हो रही है। नोटेड। ईपीएस में इसका क्या काम है? अगर कंपनी ने शेयर ऑप्शंस कुछ लोगों को दे रखी हुई हैं और वो आए नहीं हैं, अभी शेयर इशू हो चुके हुए हैं? नहीं। कंपनी ने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, अभी वो 10 साल का टाइम नहीं गुजरा, शेयर इशू हो चुके हुए हैं? नहीं। इन दोनों मिसालों में अभी शेयर इशू तो नहीं हुए। जब शेयर इशू ही नहीं हुए तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में अभी तक इन शेयर्स का कोई इस्तेमाल हुआ है? नहीं, अभी तक शेयर्स इशू नहीं हुए, लेकिन कल हो जाएंगे। कंपनी रोक सकेगी शेयर इशू होने से? क्यों नहीं? क्योंकि ये शेयर इशू करने हैं कि नहीं करने, कंपनी के पास अब हक रहा ही नहीं है, उस ऑप्शन होल्डर के पास हक चला गया। अगर वो कल को ऑप्शन एक्सरसाइज करने आ गया तो कंपनी को शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर इन लोगों ने कल को कन्वर्जन ऑप्शन चूज कर ली तो शेयर इशू करने पड़ जाएंगे। इनको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं, शेयर ऑप्शंस को और कन्वर्टेबल्स को पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। डाइल्यूटेड के लेक्चर नोट्स में देखिए, मिड से तकरीबन ऊपर एक डब्बा बनाया है मैंने, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये अभी शेयर्स तो नहीं है, लेकिन जिनके पास ये हैं वो कल को शेयर्स जरूर ले सकता है। इनको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। नहीं, बताता हूं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट आया समझ? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ये दो ही मिसालें हैं। बेसिक ईपीएस हो गई कैलकुलेट, डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं कि बेसिक ईपीएस तो वो है जो हमने कैलकुलेट कर दी है। ये दो ऐसी चीजें और हैं जिनके भी शेयर इशू किए तो नहीं हमने, लेकिन हम मजबूर हैं, करने पड़ जाएंगे कल को। दोबारा सुने, कंपनी ने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करके दुनिया वालों को बता दी। बेसिक ईपीएस का फार्मूला जो सीखा, 2 दिन 3 दिन लगा कर प्रैक्टिस की, डन, बेसिक ईपीएस डन है। डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी दुनिया वालों को ये भी बताना चाह रही है कि चूंकि हम मजबूर हैं, फंस चुके हुए हैं, हम कुछ ऐसे वादे कर चुके हुए हैं जिसके बदले कल को हमें शेयर इशू करने पड़ सकते हैं, और वो जो शेयर इशू करने पड़ेंगे हमें उनके पैसे भी थोड़े आएंगे, या शायद आए ही ना। यहां जितने आने थे उससे थोड़े आएंगे, और यहां तो पैसे नहीं आएंगे ना। तो हम दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं कि भाई हम ना कुछ काम करके फंस चुके हुए हैं, हम कुछ ऐसी मजबूरियों में फंस गए कि कल हमें शेयर इशू करने पड़ जाएंगे, पैसे या तो थोड़े आएंगे या नहीं आएंगे, ईपीएस गिर जानी है। ईपीएस क्यों गिर जानी है? क्योंकि और शेयर इशू हो जाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, पैसे और आने नहीं है, तो शायद प्रॉफिट्स ना बढ़ सकें, थोड़े आने हैं, शायद प्रॉफिट उतने ना बढ़ सकें। तो चूंकि कल को ईपीएस गिर जाएगी, अच्छा गिर के कितनी हो जाएगी, हम आपको एक अंदाजा बता देते हैं, उस अंदाजे को डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। दोबारा सुने, बेसिक ईपीएस जो प्रॉफिट इस साल कमाया डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बेसिक ईपीएस कर दी कैलकुलेट। अब हम दुनिया वालों को यह बताने चाह रहे हैं कि हम चूंकि कुछ मजबूरियों में फंस चुके हुए हैं, हमें कल को शेयर इशू करने पड़ जाने हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि हमारा इरादा है हम सोच रहे हैं अगले साल इतने राइट शेयर इशू कर दें, ये वो बात नहीं हो रही है। कल को हम राइट इशू और कर सकते हैं इशू के नहीं, कल और बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, तो ईपीएस तो तभी गिरी जानी है। वो नहीं हमने फोरकास्ट बताना, अभी हम सिर्फ उनका इफेक्ट बताने लगे हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हुए हैं, हम बाउंड हो चुके हुए हैं, हमने शेयर ऑप्शन इशू कर दी हुई हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर दिए हुए हैं। अब लोगों को हम ये बता रहे हैं कि हम फंस गए हैं, अगर कल को ये लोग आ गए तो हम शेयर इशू करने पड़ जाएंगे, और जब शेयर इशू करने पड़ जाएंगे तो हो सकता है पैसे ही ना मिले, या हो सकता है कम पैसे मिले, तो ईपीएस गिर जानी है। अब वो गिर के कितनी हो जाएगी हम आपको अंदाजा बता देते हैं अभी, उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। अभी तक का अंदाजा है कि गिरेगी,
इसको डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसी पेज पे आगे देखिए। इसी पेज पे, बल्कि इससे ऊपर, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के डब्बे से ऊपर डाइल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला ये है, इसी पोटेंशियल के डब्बे से ऊपर देखें कि जो हम बेसिक ईपीएस निकाल चुके, बेसिक ईपीएस के लिए कुछ न्यूमरेटर था। पिछले सवाल की अगर मैं मिसाल ले लूं तो 765 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16.65, पिछली मिसाल ली है। जो हम न्यूमरेटर निकाल चुके बेसिक के लिए, जो निकाल चुके डिनोमिनेटर बेसिक के लिए, वो वही होगा। कुछ ना कुछ हम यहां पर प्लस माइनस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ यहां पर प्लस माइनस कर रहे होंगे, प्लस ही कर रहे होंगे। खैर, डाइल्यूटेड ईपीएस के फार्मूले के लिए जो बेसिक का फार्मूला है वो तो होगा ही होगा, प्लस हमें कुछ न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर जो आंसर निकलेगा वो डाइल्यूटेड ईपीएस होगा। अब वो इसमें क्या एडजस्टमेंट है, इसमें क्या एडजस्टमेंट है, इसके लिए अलग बताता हूं, इसके लिए अलग बताता हूं। डाइल्यूटेड के फार्मूले का स्ट्रक्चर, जो बेसिक में कर चुके वो कर चुके, वही फिगर्स हम दोबारा लिख लेंगे, प्लस कुछ न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करनी होगी, प्लस कुछ डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करनी होगी। वो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आपको यहां बताने लूंगा, ठीक है। शेयर ऑप्शन बताता हूं, वो अगली क्लास में बताऊंगा जी, मंडे को इंशाल्लाह। आज कॉस्ट की है। अगर ये शेयर ऑप्शंस कल को हमें इशू करनी पड़ गई तो मसला क्या है इसमें? मसला सिर्फ ये नहीं है कि शेयर इशू करने पड़ेंगे, मसला ये है कि जितने इशू कर रहे होंगे पैसे उतने नहीं आ रहे होंगे। तो चलो, जितने कल को पैसे आ जाएंगे वो टेंशन नहीं है, टेंशन उसकी है जो पैसे नहीं आ रहे होंगे। वो हम अभी दुनिया वालों को बता देते हैं कि उसके क्या असरात पड़ने वाले हैं। कल को जब शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो पैसे मुफ्त में शेयर इशू कर देंगे, नहीं 40 रुपए तो लेंगे। तो टेंशन इस वक्त इस 40 की नहीं है, टेंशन उस मुफ्त पोर्शन की। हमें उस मुफ्त पोर्शन को अभी अकोमोडेट करना पड़ेगा, सिर्फ मुफ्त पोर्शन वाले को। अच्छा, उस मुफ्त पोर्शन की वजह से हमें कुछ मुफ्त में शेयर इशू करने पड़ जाएंगे, वो शेयर्स यहां ऐड कर देंगे, और चूंकि वो मुफ्त होंगे तो उसके बदले प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट में मजीद क्या इजाफा होगा? माइनस क्यों होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दोबारा सुने, ईपीएस कम हो जाएगी, प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा भाई? प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा सुनिए, शेयर ऑप्शंस के केस में अगर ये कल को एक्सरसाइज हो गई तो मुफ्त में नहीं होंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। तो टेंशन हमें किस बात की है? जो पैसे नहीं मिल रहे होंगे, यानी अगर 60 रुपए मिलने चाहिए थे तो 20 नहीं मिल रहे होंगे, टेंशन 20 की है। उस 20 की हमें एडजस्टमेंट करनी है अभी। अगर कल को शेयर ऑप्शन इशू करनी और जितने पैसे नहीं मिले, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम अभी टेंशन उनकी ले रहे हैं जो पैसे नहीं मिल रहे, अभी हम उनकी टेंशन ले रहे हैं। तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसी पेज के बिल्कुल एंड पे देखें, इसी पेज के बिल्कुल एंड पे शेयर ऑप्शंस बता रहा हूं कि हमने डाइल्यूटेड ईपीएस शेयर ऑप्शंस पे कैसे कैलकुलेट करनी है। बेसिक वाली चीजें लिखेंगे और न्यूमरेटर में कुछ भी, नो एडजस्टमेंट। क्यों नो एडजस्टमेंट? क्योंकि प्रॉफिट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर नो एडजस्टमेंट, नीचे मजीद कौन से शेयर्स ऐड कर दूं? जो मुफ्त में इशू हो जाएंगे, जितने मुफ्त में इशू हो जाएंगे वो अभी ऐड कर देंगे। अच्छा, मुफ्त में कितने इशू हो जाएंगे? इसी मिसाल को आगे बढ़ाता हूं। अगर हमने ऑफर की है कि 4000 शेयर्स तुम लेना चाहो तो ले लेना 40 रुपए के, जबकि मार्केट में उस वक्त, इस वक्त प्राइस 50 रुपए। हमने अगर किसी को ऑफर कर दी कि 4000 शेयर 40 रुपए के ले लेना, जबकि मार्केट में प्राइस 50 रुपए, तो हम इन 4000 शेयर से कितना पैसा रेज कर रहे हैं? कितना? 160। अगर हम 40 की बजाय 50 रुपए ही पे शेयर इशू करते तो 1,60,000 कितने शेयर से रेज हो जाता? दोबारा सुने,
हम 4000 शेयर ऑफर कर रहे हैं, 40 रुपए का ले लेना, कितने पैसे मिलेंगे? इतने। अगर पूरे 50 रुपए पे ऑफर करते तो कितने शेयर इशू करने पड़ते इसके लिए? 3200। तो 4000 शेयर्स 40 रुपए पे ऑफर करना ऐसे ही है जैसे 3200 शेयर्स तो ठीक ठीक ऑफर करना, 800 शेयर्स मुफ्त में इशू करना। वो 800 यहां ऐड हो जाएंगे। ये फार्मूला बना के लिखा हुआ मैंने, देख लें फार्मूला। शेयर्स टू बी इशूड बिल्कुल आखिर में 4000 शेयर्स टू बी इशूड 4000 माइनस कैश प्रोसीड्स फ्रॉम ऑप्शन एक्सरसाइज 1,60,000 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 50। 4000 माइनस ये 800, वो 800 इधर ऐड हो जाए। जी जी, अरे 10 से ऊपर हो गया क्या? डाइल्यूटेड वाले क्वेश्चन में, डाइल्यूटेड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होमवर्क है। डाइल्यूटेड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये होमवर्क है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।